स्वागत, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर असरदार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए बयान पर आज जमकर बवाल हुआ। राहुल ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं, असत्य बोलते हैं। राहुल के इसी बयान पर सदन में हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर इस बयान पर आपत्ति जताई। हालांकि जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा, न कि पूरे हिंदू समाज को। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। लोकसभा में सोमवार का दिन बेहद गर्म रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मच गया हंगामा। ऐसा बयान जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला था। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य बोलते हैं। राहुल के इसी बयान पर खूब हंगामा हुआ। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। हिंदुओं को लेकर राहुल के इस बयान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि समूचे हिंदू समाज के लिए ऐसे बयान बेहद गंभीर हैं। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, न कि पूरे हिंदू समाज को। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए और राहुल गांधी से माफी की मांग की। शाह ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े वाकये को छिपाया नहीं जा सकता है। उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी कभी भगवान शिव की तस्वीर दिखाते तो कभी गुरु नानक की तस्वीर दिखाते तो कभी जीसस क्राइस्ट की तस्वीर दिखाते और तंज बीजेपी वालों पर कसते। राहुल के सदन में खुलकर किए जा रहे ऐसे हमले से लोकसभा की कार्यवाही बेहद गर्म रही। सवाल यही कि क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंसा हिंसा हिंसा, और लोकसभा में आज भी राहुल गांधी के माइक बंद किए जाने का मुद्दा उठा। खुद राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि उनके बोलने के वक्त माइक को बंद क्यों किया जाता है। विपक्ष के माइक बंद करने के आरोपों पर स्पीकर ओम बिरला ने भी जवाब दिया। कहा, सदन आसन व्यवस्था के अनुसार चलता है, आसन पर बैठे व्यक्ति के पास माइक का कंट्रोल या रिमोट नहीं होता, ऐसे में आरोप लगाना सही नहीं है। मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सब माइक तो दे दीजिए। संसद में राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि सदन में बोलते वक्त उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। सोमवार को एक बार फिर जब लोकसभा में राहुल गांधी राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब दे रहे थे तो उनके माइक बंद किए जाने का आरोप फिर लगा। राहुल कहते हैं कि उनके बोलने के वक्त माइक कौन बंद करता है। ये सवाल सीधे स्पीकर से पूछा गया, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अच्छे से जवाब दिया। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति
माइक बंद कर देते हैं। जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। विपक्षी सांसदों के आरोपों को नकारते हुए ओम बिरला ने स्पष्ट रूप से कहा कि सदन में मुद्दे उठाने वाले सदस्यों के माइक्रोफोन बंद करने के लिए पीठासीन अधिकारियों के पास कोई स्विच या रिमोट कंट्रोल नहीं है। पिछले हफ्ते विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि जब उन्होंने नीट अनियमितताओं का मुद्दा उठाने की कोशिश की तो उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। सोमवार को फिर से माइक बंद किए जाने के मुद्दे पर स्पीकर ने विपक्ष को दो टूक जवाब दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राहुल गांधी ने लोकसभा में एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। हिंदुओं के हिंसक होने वाले बयान के बाद राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार का जिक्र करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने न सिर्फ अयोध्या में अवैध रूप से घर तोड़ने के आरोप लगाए बल्कि मुआवजे को लेकर सरकार को घेरा। तो हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। सोमवार का दिन संसद में बेहद गर्मा गर्मी वाला रहा। लोकसभा में अपना भाषण देते हुए राहुल गांधी ने पहले हिंदुओं के हिंसक होने और फिर अग्निवीर का मुद्दा उठाते हुए सीधा अयोध्या में बीजेपी की हार के मुद्दे पर बोलने लगे, जिसमें उन्होंने अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह बताते हुए सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने। भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात करते हैं। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद से बातचीत का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी जिसमें बड़े बड़े लोग आए, लेकिन अयोध्यावासी ही उस आयोजन से दूर थे क्योंकि उन्हें उसमें शामिल ही नहीं होने दिया गया। हिंसा की अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या में हुए विकास की बात तो स्वीकार की, लेकिन इस विकास कार्यों की वजह से जिन लोगों के घर टूटे उस मुद्दे पर वो जोर देते रहे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि लोगों के घर तो तोड़े गए लेकिन आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला और जिन लोगों को मिला वो काफी कम मिला, जिससे अयोध्यावासी नाराज थे। अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन जिन बातों का जिक्र किया उसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। पहले हिंदुओं पर दिए गए बयान पर, उसके बाद अग्निवीर के मुद्दे पर और फिर अयोध्या। जिस तरह से राहुल गांधी संसद में अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहे थे, सत्ता पक्ष ने भी उन्हें उतनी ही मजबूती से जवाब भी दिया, जिससे संसद का माहौल पूरा दिन गर्म रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए संसद में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों को एमएसपी नहीं दी जा रही। उनके इस बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी आपत्ति जताई, कहा वो गलत बयानी कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की आपत्ति के बाद राहुल गांधी ने अपने भाषण में सुधार किया और कहा कि एमएसपी दी जा रही है। किसान जो एमएसपी की जो लीगल गारंटी की मांग कर रहे थे वो नहीं दी जा रही। अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%। माननीय अध्यक्ष महोदय,
उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट हमने तय किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। और आज से देश में 3 नए कानून लागू हो गए। अब ठगी के लिए धारा 420 नहीं लगेगी, बल्कि धारा 316 के तहत केस दर्ज होगा। सालों से चले आ रहे पुराने कानून की जगह अब 3 नए कानूनों ने ले ली है। अब आईपीसी या सीआरपीसी की बात नहीं होगी, अब बात होगी भारतीय न्याय संहिता की। सुनो समस्त ग्रामवासियों सुनो, 1 जुलाई 2024 को भारत का नया कानून लागू होने जा रहा है। अंग्रेजों का पुराना कानून बंद हो रहा है, इसका सभी स्वागत करें एवं थाना हस्तिनापुर पर उपस्थित होकर कानून की जानकारी लें। 1 जुलाई 2024 ये तारीख एक नए इतिहास की। भारत में आज से नया कानून लागू हो गया है। अब जो भी अपराध दर्ज होंगे वो सब नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। राजधानी दिल्ली में नए कानून के तहत सबसे पहले कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उधर राजधानी भोपाल में भी नए कानून के तहत केस दर्ज किए हैं। सबसे पहले भोपाल के जहांगीराबाद और हनुमानगंज थाने में एफआईआर हुई। जहांगीराबाद में बुजुर्ग महिला से मारपीट तो वहीं हनुमानगंज में युवक के साथ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि नए कानून आने से लोगों को जिम्मेदारी का एहसास होगा, साथ ही जेलों पर दबाव भी कम होगा। कुछ नए तरीके के 6 ऐसे मामले हैं जिसमें नई तरीके की सामुदायिक सेवा से जुड़े हुए सामुदायिक सेवा की तरह के दंड का भी प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान कई मामलों में कई विकसित देशों में इस तरह का प्रावधान खुद से है, लेकिन इस तरह को देने से 2 फायदे हैं। एक तो व्यक्ति में एक पहली बार अगर करता है, बहुत छोटे मामलों में अगर इस तरह का अपराध करता है तो उसको एक जिम्मेदारी का भी एहसास होगा, और दूसरे अनावश्यक कई बार छोटे मामलों में जेलों पर जो अनावश्यक बोझ पड़ता है उससे भी लड़ने में मदद मिलेगी। भिंड में नए कानून को लेकर एसपी ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। पर्याप्त ट्रेनिंग और व्यवस्थाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में इसको लागू कर रही है। एक और ये जो टोल नाके पे अवैध वसूली जो होती थी, हमारी सरकार उसके मामले में भी गंभीर है। नए कानून को लेकर अनूपपुर जिले के बिजूरी थाना इलाके में जागरूकता अभियान चलाया। लोगों को जागरूकता अभियान के जरिए नए कानून के बारे में समझाया। नए आपराधिक कानून लागू होने पर रायपुर के सभी थानों में उत्सव मनाया गया। टिकरापारा थाना में हुए कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। दुर्ग में सभी थानों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। नए कानूनों की जानकारी देने के लिए सभी थानों में कार्यक्रम किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सड़क के साथ सदन में भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के नरसिंह घोटाले को लेकर सरकार का विरोध किया। सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने एप्रिन पहनकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा। सरकार का दावा है कि घोटाले में कांग्रेस सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। नीट, नरसिंह घोटाला, कांग्रेस का बड़ा हमला। सड़क से सदन तक आई नरसिंह घोटाले की लड़ाई। कांग्रेस का प्रदर्शन हाई, अब आर पार की लड़ाई। नीट और नरसिंह घोटाले की लड़ाई सड़क से सदन तक पहुंच गई है। विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। सदन में भी कांग्रेस नीट और नरसिंह घोटाले को लेकर नारेबाजी करने लगी। कांग्रेस विधायक सदन में एप्रन पहनकर पहुंचे। सदन के बाहर कांग्रेसी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार से कांग्रेस ने सदन में चर्चा की मांग की है। साथ ही मांग की कि घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने व्यापम का घोटाला देखा और इस व्यापम के घोटाले से भी बड़ा घोटाला नरसिंह का घोटाला जो है उजागर हुआ है। आज हम चूंकि सत्र का पहला दिन है, हमने सदन प्रस्ताव जो है सरकार के सामने दिया है। हम चाहते हैं कि इस गंभीर विषय पर चर्चा हो और जो लोग भी इसमें दोषी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे अन्य कोई भी लोग हो, बड़े से बड़ा कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी ने दावा किया है कि नरसिंह घोटाले के तार कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मंत्रियों से भी जुड़े हैं। देखिए, कांग्रेस चूंकि लंबे समय तक सत्ता पक्ष में रही है तो उसे विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। किस तरह से एक संजीदगी से विपक्ष की भूमिका निभाई जाए वो उनके अंदर दिखता नहीं। हंगामा करने का क्या अर्थ है? तथ्य है या आपके पास में कोई प्रमाण है तो आप पेश करिए। अन्यथा अभी तक की जो जांच है उसमें तो ये भी बात सामने आई है कि तत्कालीन जो कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे उनकी संलिप्तता है। अब जांच होगी, जांच एजेंसी जांच कर रही, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पलटवार करते हुए कहा कि घोटाले को लेकर कई अहम सबूत मिल गए हैं। हर चीज का पर्दाफाश होगा। नरसिंह कॉलेज एक बड़ा घोटाला है। यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनकी परीक्षाओं को लेकर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो कल्प्रेट है, जो बड़े दोषी है, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे महेंद्र गुप्ता, भगोड़ा हो गया, मुझे मालूम पड़ा गायब कर दिया उसे विश्वास सारंग ने। ऐसे लोगों पे सरकार की जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के प्रदेश के युवाओं के जो नर्सिंग में पढ़ते हैं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। फिलहाल देखना होगा घोटाले को लेकर आने वाले दिनों में क्या खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश में आज मोहन कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कई अहम फैसले इसमें हुए। गौवंश की तस्करी पर लगाम लगाने से लेकर बोरवेल तक कई कड़े और बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में आरटीओ बैरियर भी बंद कर दिए गए हैं। एमपी में मोहन सरकार गौवंश की तस्करी को लेकर सख्त है। प्रदेश में अब अगर कोई वाहन गौवंश का अवैध परिवहन करते पकड़ा जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और इस मामले में कलेक्टर सीधी कार्रवाई करेंगे। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में और भी कई सारे फैसले लिए गए हैं। मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के इनकम टैक्स को लेकर नियम बदलने के विधेयक को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। यह बिल जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। नए नियम के मुताबिक अब मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खुद ही अपना इनकम टैक्स भरेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की सहमति पर धन्यवाद भी किया। इससे पहले सरकार इनकम टैक्स भरा करती थी। प्रदेश में कुलपतियों को कुल गुरु के नाम से संबोधित भी किया जाएगा। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वाहनों के लिए कोर्ट के द्वारा कई बार वो छूट जाते हैं। किसी भी हालत में हम गोवध परिवहन पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हमने गोवध परिवहन के जो वाहन पकड़े जाएंगे कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत, वैसे वाहनों को राजसात करने का निर्णय लिया, उनको जब्त कर लेंगे। बोरवेल में गिरने वाले हादसों को देखते हुए कैबिनेट ने बोरवेल और नलकूपों पर भी बड़ा फैसला लिया है।
बोरवेल खुला छोड़ने पर अब कार्रवाई होगी। ट्यूबवेल में कई बार घटना घटती है, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, बाद में तकलीफ होती है, कई बार जनहानि भी हो जाती है, बच्चों को बचा नहीं पाते हैं। हमने इसमें कठोर निर्णय हमने लिया है कि किसी हालत में जिस ट्यूबवेल में ओपन पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आरटीओ बैरियर की वसूली पर प्रदेश सरकार ने भी लगाम लगा दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद एमपी में आरटीओ बैरियर बंद कर दिए गए हैं। आरटीओ बैरियर पर वसूली के मामलों को लेकर एमपी हमेशा से बदनाम रहा है, लेकिन अब वसूली पर लगाम लगेगी। एमपी में वाहनों की जांच का तरीका बदल जाएगा। गुजरात के पैटर्न पर यहां पर भी वाहनों की जांच होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अवैध वसूली रोकने के लिए ये नई व्यवस्था लागू की जा रही है। आरटीओ बैरियर की जगह अब सेफ्टी और एनफोर्समेंट पॉइंट होगा। इस तरह के 45 सेफ्टी और एनफोर्समेंट पॉइंट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 49 रोड सेफ्टी और मोबाइल एनफोर्समेंट यूनिट भी बनाई जाएंगी। ये जो टोल नाके पे अवैध वसूली जो होती थी, हमारी सरकार उसके मामले में भी गंभीर है। प्रदेश सरकार बड़े फैसले ले रही है और गौवंश की तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। कैबिनेट ने गौवंश तस्करी रोकने के लिए कड़ा फैसला लिया है। बोरवेल को लेकर भी सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। आरटीओ बैरियर को बंद कर सरकार ने लूट पर भी रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको भारत में तालिबानी एंट्री का भयानक ट्रेलर दिखाते हैं। एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोचेंगे कि क्या ये तस्वीरें या ये तो तालिबानी शासन की हैं, या बलूचिस्तान की हैं, या फिर पाकिस्तान की हैं, जहां संविधान, महिला सम्मान जैसी कोई चीज नहीं है, जहां पर शरिया कोर्ट लगाकर सरेआम सजा दी जाती है। ये भयानक तस्वीरें तालिबानी शासन या फिर शरिया कानून से चलने वाले किसी राज्य की नहीं, पश्चिम बंगाल की हैं, जहां संविधान के सम्मान का दावा करने वाली ममता बनर्जी की सरकार है। फिर भी ममता बनर्जी के राज्य के एक इलाके में संविधान की एंट्री बंद कर दी गई और यहां खुलेआम शरिया कोर्ट वाला कानून चल रहा है, जैसे कि तालिबानी राज्यों में होता है। इस बात को साबित करने के लिए बीजेपी ने एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक महिला को पहले हाथ बांधकर ले जाते हुए देखा जा सकता है और फिर उस महिला की डंडों से पिटाई हो रही है। हालांकि हम आपको ये बता दें कि न्यूज़ 18 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो दीदी के शासन वाले बंगाल के दिनाजपुर का है, जहां कुछ दिनों पहले सरेआम एक महिला और उसके दोस्त को जमीन पर पटक पटक कर पीटा गया। तालिबानी स्टाइल में महिला और पुरुष की पिटाई हुई। जैसे तालिबान में शरिया अदालतें सजा देती हैं, वैसे ही दिनाजपुर में पुरुष और महिला को डंडों से पीट पीट कर सजा दी गई। दोनों को इसीलिए सरेआम पीटा गया क्योंकि आरोप है कि पति से झगड़ा करके घर छोड़ चुकी ये महिला अपने दोस्त के साथ देखी गई थी। अब इस महिला को तालिबानी स्टाइल में पीटने वाले की पहचान भी सुनिए। जो तालिबानी स्टाइल में इंसाफ कर रहा है वो टीएमसी का नेता तजामुल है। इस इलाके में जेसीबी के नाम से जाना जाता है। तजामुल ममता बनर्जी के करीबी विधायक हमीदुल रहमान का करीबी है और बंगाल में इस भयावह घटना पर टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान की बात आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हमीदुल रहमान ने कहा है कि मुस्लिम देशों में ऐसा होता है और उसके हिसाब से ही फैसला दिया गया है। हमीदुल के इसी बयान के बाद सवाल उठा कि क्या बंगाल मुस्लिम राष्ट्र बन गया है? अगर नहीं तो बंगाल में मुस्लिम राष्ट्र वाली मानसिकता कैसे पैर जमा रही है? अब आपको लग रहा होगा कि बंगाल में किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो शरिया राज की तरह लोगों को सजा देने लगा, तालिबानी अंदाज में इंसाफ करने लगा। तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए ये वीडियो देख लीजिए। एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद जब इसे गिरफ्तार किया गया तो तजामुल की अकड़ देखिए। शायद उसे इस बात पर भरोसा है कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद देश की निगाहें बंगाल पर हैं, जो दिन रात दूरबीन लगाकर रफा और गाजा के हालात देखते रहते हैं और फिलिस्तीन के हालात पर दुख जताते हैं। ये लग रहा है कि ये तस्वीरें वो लोग भी नहीं देख पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। नमस्कार।